हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ और जिसकी प्रश्नावली है 6.3। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में 6.3 को करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में। और इससे पहले यानी प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 को किया था। देखिए 6.3 में हम कैसे करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, वैसे त्रिभुज कौन से हैं, ये वाले त्रिभुज चले क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं यानी समरूप त्रिभुज। और 9th क्लास में हमने पढ़े थे यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पढ़ रहे हैं ओनली समरूपता कसौटी या समरूपता नियम के बारे में। अब देखिए सर्वांग सम और समरूप आकृतियों या फिर त्रिभुजों में अंतर क्या होता है। यानी वे त्रिभुज या फिर वे आकृतियाँ जो एक दूसरे को ढक लेती हैं पूरी तरह से, तो वे आकृतियां या फिर वे त्रिभुज आपके सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं समरूप के बारे में। यानी समरूप का मतलब है दो त्रिभुज होंगे तो छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन देखने में एक जैसे लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज अगर समान है तो उनके जैसे एक त्रिभुज है छोटा एक बड़ा, तो दो त्रिभुजों के कोण समान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा त्रिभुज है, उसका कोण 60-60-60 के तीनों कोण है, तो बड़ा त्रिभुज बना करके हम उसको उसके भी 60-60 कोण कर सकते हैं। तो यानी कि वे समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर समरूपता की कसौटी या फिर नियम या फिर सर्वांग समता कसौटी के नियम। अब सर्वांग समता के यानी सभी त्रिभुज जो होते हैं समरूप कहलाएंगे। कौन कौन से? सर्वांग सम, जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे वे सभी समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यानी ये वाले तो सभी समरूप हैं ही, यानी कि ये तो समरूप है ही। अब देखिए इसका जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा हो कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए देखिए अगर कोई त्रिभुज है, जैसे ये मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक है पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा है ए बी सी। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप तो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। अब ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये त्रिभुज इसको ढक नहीं पाएगा और ये इसको पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। लेकिन ये समरूप हो सकते हैं। क्यों समरूप हो सकते हैं? मान लीजिए अब इनके कोण समान हों। जैसे ये मान लीजिए कोण 60 का है, ठीक है, और ये भी 60 का है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये 70 का है, ये भी 70 का है। अब देखिए ये मान लीजिए 50 का है और ये भी 50 का है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी या समरूपता नियम से ये क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए सभी अंगों को समान होना पड़ेगा। यानी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा बराबर ही नहीं, लेकिन कोण बराबर हैं। अच्छा, जो सर्वांग सम होने के लिए भुजाएं आनुपातिक होना जरूरी है। मान लीजिए ये भुजा 5 है तो ये 10 होगी, या फिर ये 5 है तो ये 15 हो सकती है। मतलब इसे भुजा के 3 गुनी हो सकती है, यानी अनुपात में होगी कि किसी न किसी अनुपात में होगी, चाहे कौन सा भी अनुपात हो सकता है। तो वे त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप कहलाएंगे। ठीक है, और सर्वांग सम होने के लिए सभी, नाम ही से मालूम है सर्वांग, सर्वांग मतलब सभी अंग, सम माने बराबर, सर्वांग सम मतलब सभी अंग बराबर हो, सर्वांग सम कहलाएंगे। और समरूप में रूप ही समान होगा, ठीक है, रूप समान होगा लेकिन उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए समरूपता कसौटी यानी समरूपता को लिखने का नियम क्या होता है। यानी समरूपता का नियम देखो, समरूपता का को ऐसे ये होता है समरूप का चिन्ह, ठीक है, किसका है? समरूप का। और ये वाला चिन्ह होता है ये किसका? समरूप का। मैं यहाँ लिख देता हूँ समरूप का चिन्ह है, ठीक है, इस तरीके से। और ये चिन्ह कहलाएगा आपका सर्वांग सम का। ये समरूप का चिन्ह बना लीजिए और इसके बराबर का चिन्ह भी लगाइए, मतलब हर चीज़ बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा सर्वांग समता का। यानी सर्वांग समता के लिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यानी सर्वांग सम आकृतियां या सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो ये वाला साइन लगाएंगे, और समरूप के लिए ये आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना इतनी सी बात के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन को हम क्रम से लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं पहले से। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि 9th की बातें हमें ध्यान आ जाए। एक बार और देखते हैं, जैसे कि एंगल एंगल एंगल, अगर दो त्रिभुज मिल जाए, ठीक है, अब दोनों में एंगल 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 यानी कि कोण समान मिल जाए, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के जो कोण होते हैं 3-3 होते हैं, तो वे समान हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर होने के बाद हम कह सकें कि वे त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला नियम हमने इसमें नहीं लिखा है। क्योंकि हम कोण से नहीं कह सकते हैं, केवल
तीनों कोणों को बराबर देख करके हम ये नहीं कह सकते कि वह सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होने के लिए भुजाएं बराबर होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भुजाएं, अब ये नियम इसमें देखने को मिल जाएगा। क्यों? तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे, इस वजह से। तो यही अंतर है इनमें। देखिए एंगल 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 समरूपता से समरूप ये कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। एंगल एंगल ये वाला नियम कह सकते हो या फिर कसौटी कह सकते हो। यानी दो कोण अगर बराबर हैं, किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यानी ये और ये तो एक ही बात समझिए, ठीक है। अब ये तीनों भुजाओं का मतलब क्या है? अगर तीनों भुजाएं अगर अनुपात में कह सकते हो या फिर बराबर कह सकते हैं। अगर बराबर हैं तो कोण भी अपने आप बराबर हो जाएंगे, या फिर अनुपात में भी कह सकते हैं। तीनों भुजा अनुपातिक होंगे तब ये समरूप होंगे। ऐसे साइड एंगल, साइड का मतलब क्या है? एक भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की उस भुजा के अनुपात में हो और उसके बीच का कोण, और फिर ऐसे एक भुजा और उन अनुपातिक हो तो ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यानी सर्वांग समता के लिए इसमें बराबर चीज होनी चाहिए। इसमें भुजा क्या होती है? भुजाएं अनुपातिक होना जरूरी है। इसमें भुजा अनुपातिक हो या फिर बराबर भी हो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। लेकिन इसमें तो बराबर ही होनी चाहिए, अनुपात से मतलब नहीं है। इसमें क्या बराबर होनी चाहिए, अनुपात से मतलब नहीं है। अब देखिए करते हैं हम कैसे क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए ये है त्रिभुज ए बी सी, तो हम ए बी सी त्रिभुज को लेंगे सबसे पहले, फिर इसमें इनमें से कोई ना कोई नियम लग जाएगा, या फिर ये भी लग सकता है। अगर ये लग जाएगा तो यही बन जाए, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को लिखा है, क्योंकि सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, एक है पी क्यू आर। अब देखिए कोणों की बात करूं तो देखिए कोण ए के संगत कोण 60 का ए पी है। कोण ए के संगत कोण कौन सा है? कोण पी है। तो ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, एक कोण मिलेगा। दूसरा कोण देखिए कोण बी के बराबर क्या है? कोण क्यू। ऐसे ही कोण सी के बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कोण मिल जाते हैं। यानी पहली जो आकृति है इसमें तीनों कोण अगर मिल जाते हैं तो पहला ही नियम लागू हो जाता है। यानी कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा सकता हूँ आपको। यानी कि त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी, क्रम से ए बी सी समरूप है। समरूप के लिए चिन्ह लगाएंगे। त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर की। मेरे पास कम जगह है इसलिए मैं तो ऑल लॉन्ग में आपको करके दिखाया था, यानी ये इसके बराबर आपको करके पूरा दिखाया था, ठीक है। इसलिए मैं लिखने का तरीका उसमें कहा गया तो मैं उसी से बताया था। देखिए वो कहा गया, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग में से कौन कौन से युग समरूप हैं? कौन कौन से युग्म समरूप हैं? उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और जो समरूप त्रिभुज है उनको क्या है? आपको सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये है सांकेतिक रूप, ठीक है। अब कौन सी जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से, यानी कि ये कोण बराबर है, इस वजह से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो अतः ये हमारे कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब देखिए नेक्स्ट इसी में, अब देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज हमारे यहाँ पी क्यू आर। अब इन्हें में देखते हैं कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगा, भुजा अनुपातिक मिल जाए तो काम चल जाएगा। इसमें देखिए कोणों की तो बात है ही नहीं, तो हम कोण वाला तो देखेंगे नहीं, इन दोनों को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हो सकता है ये वाला भी देखो, इसमें भी एंगल की बात ही नहीं, तो एंगल छोड़ो, इस वाला देखो, ये नियम अगर कहीं लागू हो जाए, भुजा बराबर मिल जाए तो अच्छी बात है, बराबर नहीं है अनुपात में भी मिल जाए तो देखिए। अब देखो मैं देखता हूँ ये दो का कोई पहाड़ी के अंदर आता है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो देखिए ये भुजा हो सकता है इसके अनुपात में हो। देखिए 2 से ये कट जाएगी, ठीक है, 2 बार, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए ये वाली 2 से ये कट जाएगी, ठीक है, कट रही है, यानी 2 से ये 2.5 से कटेगी, ये 2 बार, ठीक है। अब देखिए 3 से ये कटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज को मैं ऐसे घुमा दूं, इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दूंगा तो ये वाली भुजा इस पे आ जाएगी और ये भुजा इस पे आ जाएगी और ये इस पे आएगी। आप कहोगे सर ये तो ढकी नहीं रही, ढके या ना ढके? मैंने कहा छोटी बड़ी हो सकती है इसमें, तो इसका मतलब ये भुजा इसके अनुपात में होगी। मतलब कह सकते हैं ए बी के अनुपात में क्या लिख सकते हैं? पी क्यू को लिख सकते हैं, सॉरी ए बी के अनुपात में लिख सकते हैं क्यू आर को लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके बी और सी के अनुपात में लिख सकते हैं आर पी को लिख सकते हैं, और सी ए के अनुपात में लिख सकते हैं पी क्यू को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि काटेंगे इन सभी भुजाओं को तो 1/2 अनुपात निकल के आएगा, ठीक है, 1/2 का। तो हम पहला त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से काम करें। ए बी सी, तो ये वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी
कैसा, समरूप है किस वाले त्रिभुज की। कहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से किया, क्यू आर पी से, तो यहीं से लेके आएंगे त्रिभुज क्यू आर पी की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से करेंगे ऐसे, क्योंकि अब कौन सा नियम अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए हमने कौन सा लिखा था, लिखा नहीं तो आप लिख सकते हो, एंगल 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 समरूपता नियम से या कसौटी से। ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है, साइड 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 समरूपता, यानी साइड 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 समरूपता नियम से, ये समरूप है। अब देखिए दो हमारे पास हो गए, अब देखिए इन दोनों को और देखते हैं, चलिए अब इसको देखिए, अब देखो ये 2.7 है, अब देखिए 3 का दुगुना 6, ठीक है, 2 का दुगुना 4, ये ठीक है। अब ये 2.7 का दुगुना या 2.5 होता तो दुगुना 5 हो सकता था। इसका मतलब देखिए कोणों की कहीं बात हुई नहीं है, तो कोण वाली कसौटी लगा नहीं सकते, यही वाली कसौटी लगनी चाहिए थी। अब ये नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती भाई, 2.7 है, यानी काट करके अनुपात सब बराबर होना चाहिए सभी भुजाओं का। आप कहोगे कि सर इस भुजा का अनुपात तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि काटेंगे तो 2 बार, लेकिन इसको एक बार कटेगी, ये 2 बार कटेगी। इस भुजा का अनुपात ये हो सकता है, लेकिन इस भुजा का अनुपात नहीं होगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो इस वजह से ये वाले त्रिभुज समरूप नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज दोनों वाले समरूप नहीं है। तो ठीक है, ये मैं यही लिख देता हूँ, यानी त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो मैं ओनली जगह नहीं मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ, मैं तीसरा नंबर डाल, आप नहीं यहीं पे लिख लीजिए, नहीं है, क्या नहीं है, समरूप नहीं है, लिख देना समरूप नहीं है। अरे क्यों नहीं है, उसका नियम क्या हो जाएगा भाई, इसलिए नहीं है कि हमें अगर साइड प्रॉपर्टी मिल जाती तो हो जाती, या कोणों की कहीं बात ही नहीं हुई है। अब कोण तो हम कह नहीं सकते, अगर कोण दिए होते, दो दिए होते तो हम निकाल लेते, कोण एक भी नहीं दिया है तो हम भुजाओं से ही देखेंगे। तो भुजाओं में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए, 2 भुजाओं का तो आ रहा है, देखिए 2 से 1 काटेंगे, ये वाली कट जाएगी, ठीक है, और ये काटेंगे, ये भी कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कट रही है, कटे सॉरी ये वाली तो पॉइंट में आई, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा वाला। अब देखिए चौथे की मैं बात करूं, त्रिभुज एम एन एल, ठीक है, 2 त्रिभुज, और एक है पी क्यू आर, इनमें देखिए कुछ मिल जाए शायद, तो इसमें एक नियम लग सकता है मेरे हिसाब से। देखिए कैसे लग सकता है, वो देखो ये वाला शायद लग जाएगा। देखो ये कितनी, 2.5 2.5 का दुगुना ये 5 होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऐसे चलूँ, अब देखिए ये वाली इसके बीच में कौन 70, ठीक है, अब 5 का दुगुना 10, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, क्यों, देखिए 2.5 का दुगुना मैं करूं तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 5। तो ये वाले इस तरीके से चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले को अगर मैं घुमा लूँ, देख 2.5 का दुगुना होगा 5, ठीक है। इसके बीच में कौन 70 है, ठीक है, और 5 का दुगुना 10, 5 का दुगुना 10 होगा। तो ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज, एम एन एल, यानी त्रिभुज एम एन एल समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए अब कैसे हम चेक करेंगे इसी के, अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समरूपता से या समरूपता कसौटी से। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखो पहले ये 2 भुजा एम और एम, तो एन और एम के अनुपात में कौन सी होगी, पी और क्यू, पी क्यू भुजा है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार एम और एल के अनुपात में कौन सी है, क्यू आर होनी चाहिए, तो क्यू आर इसकी दुगुनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी लागू हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें देखिए 5वें में, तो ये कैसा है, ये समरूप है,
ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। इसको देखिए 5वें में, अब देखिए त्रिभुज, तो यहाँ पर ए कर लीजिए ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, और ये है त्रिभुज डी ई एफ में। इनमें कुछ समानता मिल रही है, देखते हैं। देखिए कोण 80 है, कोण 80, एक कोण तो एक मिल गया। अब कोण ये एक अगर कोण मिल रहा है वो बीच में होना चाहिए, दो भुजाओं के बीच में। यहाँ पर जैसे ये दोनों भुजाएं थी, इनके बीच में कोण था, ये दोनों भुजाएं थी, इनके बीच में कोण था। कहीं ऐसा मिल रहा है कुछ, देखिए एक भुजा मिल रही है और एक भुजा ये है, तो इसका कोण तो 80 है ही नहीं, यहाँ पर 80 है, तो ये देखो 5 और ये 6, ठीक है, इन दोनों के बीच में 80 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच में 80 नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं समरूप नहीं होगा। अब आप कहोगे सर भुजा तो अनुपात पे क्या है, देखिए यहाँ पर 2.5 है, इसका दुगुना 5 है, ठीक है, इसका दुगुना 6 है, लेकिन कोण इसी के बीच में होना चाहिए था, या फिर और कोण दिए होते तो हम कोण वाली प्रॉपर्टी लगा देते। एक कोण दिया है तो वो कोण बीच में होना चाहिए था, इस वजह से ये क्या समरूप नहीं है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है। नहीं है के लिए आप काट सकते हो, ए बी सी समरूप नहीं है, ठीक है, नहीं है, किसके समरूप नहीं है, त्रिभुज डी ई एफ की, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ की। आप नहीं को ऐसे काट भी सकते हो, तो वो आपका नहीं का ही काम करेगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ की, ठीक है, इसके समरूप नहीं है। अब देखिए इसको ये वाला समरूप है या नहीं, तो ये समरूप हो सकता है, क्यों, हमारे पास दो एंगल मिल रहे हैं, यानी दो कोण मिल रहे हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये और एक ये, तो हमारे पास दो एंगल वाला नियम है ना। अगर दो वाला नहीं है, तुम कह रहे सर हमारे पास दो वाला है नहीं, तो तीन वाला तो बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं, देखो 7 और 8 कितने हुए, 15, यानी कि 150, तो ये वाला कोण तो दोनों मिलाकर के 150 हो गए। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 150 घटाएंगे तो यानी कि ये 30 निकल के आ जाएगा, 30 आ गया। ऐसे ही ये निकल के आएगा। अब देखिए 8 और 3 कितने हुए, यहाँ पर कोण समान नहीं है तो बराबर कर लेंगे, पहले निकालने ही पड़ेंगे, तो ये कितने का, 30 का, ये 30 का, ठीक है। अब देखिए 8 और 3 11 हो गए, यानी 110 के हो गए ये दोनों कोण। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने को, 180 के होते हैं, तो ये वाला कोण कितने का आएगा निकल के, 110 तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम 70 और मिल जाएगा, तभी तो 180 होगा। अब देखिए तीनों कोण हमको प्राप्त हो गए। देखिए ये वाला कोण, कोण डी किसके बराबर है, कोण पी के, कोण डी बराबर है कोण पी के, कोण ई बराबर है कोण क्यू के, और कोण एफ बराबर है कोण आर के। तो यहाँ से लिख दीजिए कौन सा कोण, ये 70 का है, ये कितने का, 80 का है, ये कितने का है, 30 का। अब देखिए कोण 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 नियम से, यानी एंगल 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 समरूपता से, यानी एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमें इस तरीके से करने थे, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे, समरूपता से। तो आपको मेरे हिसाब से बहुत ही समझ में आया होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, यानी दूसरा है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, देखिए आकृति 6.35 में, तो ये आकृति बनी हुई है इसमें। देखिए पहले क्या है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है, कौन सा त्रिभुज, ओडीसी, ये वाला त्रिभुज है ना ऊपर वाला, वो समरूप है किसके, OBA के, इस वाले त्रिभुज के समरूप है, इस वाले की समरूप है। तो समरूप होने की सीधी सी बात है, समरूप है तो उससे फ़ायदा क्या है, उससे ये फ़ायदा है कि जो कोण होते हैं संगत कोण वे बराबर होते हैं, ये फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा नहीं है। अब देखिए कोण अब दिया है कोण BOC, और ये तो बाकी चीज़ मैंने लिख ली है, सवाल से ही लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए BOC बराबर 125 है, BOC कहाँ पर है, BOC ये 125 दिया हुआ है, ठीक है, ये कोण दिया हुआ है। और दिया CDO, ये CDO ये 70 दिया हुआ है। तो बाकी हमें ये वाले कोण ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करना में जो चीज़ दी थी तो हमने क्या किया, एडिंग है उसमें लिखी ज्ञात करना है, और जो दिया था यानी कि दिया में ये आ जाएगा, सवाल में इतनी जानकारी है वो दिया हेडिंग में, तो दो हेडिंग गिरेगी, एक तो दिया है और एक ज्ञात करना है, ठीक है।
तो हमने वही दो एडिंग डाली और उनमें वही चीज़ लिखी है जो कि दी हुई थी और हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, वही काम किया है। और सिद्ध करना होता तो हम सिद्ध करते हैं तो वही चीज़ लिख लेते। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जो कोई अलग से नहीं है, सवाल से ही लिख लिया है मैंने। ठीक है, ये एडिंग डाल के थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन। देखिए हमें निकालना क्या, उस पर हम बात करते हैं। देखिए DOC निकालना है, DOC यानी कि ये वाला कोण हमें फाइंड करना है। फिर DCO निकालना है, DCO यानी ये वाला निकालना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे। फिर हमें क्या निकालना है, OAB, OA और B, ये वाला कोण निकालना है। देखिए फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए अब ये निकल आएंगे कैसे, बहुत ही आसान है। पहली बात हमको ये आनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनसे क्या फायदा है, ये कोण ये फायदा के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम रेखाएं एवं कोण पढ़े उनके माध्यम से करते हैं। देखिए ये वाला, ये है रैखिक युग्म से ये वाले कोण, देखिए 125 और इस वाले कोण को मैं निकालूं मैं DOC तो मैं यहां से लिखूं कोण DOC या फिर COD, कौन सा DOC या फिर COD, तो मैं COD की बात करूं, COD, कोण COD या फिर DOC कह सकते हैं, DOC। ठीक है, कोण DOC प्लस, देखो DOC तो पूछा गया, चाहे COD कह लूँ, लेकिन अगर पूछा गया DOC के रूप में पूछा तो DOC लिख लेते हैं, DOC प्लस। अब ये वाला कोण COB, कोण या फिर BOC, कोण BOC इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो यहाँ से मैं कोण, एक कोण पता हो जाता है मुझे, ये वाला तो है पता ही है, यानी देखिए कोण DOC हमको पता हो जाएगा। ये मालूम है कितना, BOC की वैल्यू कितनी है, BOC मालूम है 125 है, कितना 125 और ये 180, तो यहाँ से कोण DOC निकल के कितना आया, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री आ गया। तो ये कितना आ गया, 55 का आ गया, कितना आ गया 55। अब देखिए ये वाला कोण निकल आएगा, ये वाला कोण निकल आएगा। भाई क्यों निकल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोण, देखिए ये वाला C, अब पूरा लिखिए, देखो 70 प्लस 155 में डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 70 प्लस 55 प्लस ये वाला कोण OCD, पूछा क्या था DCO, कोण DCO इक्वल टू कितना होगा 180, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के कोण योग नियम से। तो यहां से देखिए कोण DCO निकल के आएगा, 180 में से घटा दीजिए 7 5 12 125 माइनस 125 कर दीजिए 180 में, तो ये भी कितने आ जाएगा, 55 का आ जाएगा। DCO इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री का। तो ये भी कितने का आ गया, 55 का आ गया, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण कितने का होगा, सामने वाला ये कोण, ये भी 55 का ही तो होगा, ये वाला कोण 55 का होगा, क्योंकि संगत कोण होंगे। यानी कि कोण AOB, कोण AOB इक्वल टू कोण COD, कोण COD कह लो चाहे DCO, कौन सा अभी निकल के आया था हमारे पास, DOC, कौन सा DOC, कोण DOC। ये क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये वाला देखिए कोण AOB निकल के हमारे पास कितना आ गया, ये निकल के आ गया हमारे पास 55 का। ठीक है, पर लेकिन ये हमें तो निकालना नहीं था, तो ये वाला देखिए हमको निकालना था, ये वाला हमारे पास आ जाता है और ये निकल के आ गया 55। ठीक है, एक तो देखो DCO निकाला, अब निकाला OAB निकालना है, तो OAB। ठीक है, तो ये कितने का आ गया, 55 का। अब देखिए हमको दिया है कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। देखो दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज AOA, त्रिभुज ODC
समरूप है त्रिभुज ए ओ, त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। तो अगर इससे में क्या फायदा हो जाएगी, तो ये वाला कोण यानी सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला कोण ओ बी ए के, किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ बी ए के, और ये कितने का, 70 का है भाई, ये 70 का आ जाएगा हमारे पास, कितने का आएगा, 70 का आ गया। तो ये वाला कितने का होगा, तो ये बाकी बचेगा, ये 55 का हो जाएगा। कैसे, ये भी तो इसके संगत कोण होगा, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण कह सकते हैं, किसके, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ऐसे ही संगत कोण से हम कह सकते हैं ये वाला भी कोण, देखिए कोण डी सी ओ इजक्वल टू, कोण डी सी ओ इजक्वल टू ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कितने का, 55 का होगा। रीजन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिए, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी है, 55 इजक्वल टू कोण ओ ए बी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों कोण निकल गया, एक 55 का आ गया, दूसरा भी 55 का आ गया, और ये तीसरा भी 55 का निकल के आया है। ठीक है, तीनों कोण 55 के आ गए हैं। ठीक है, ये भी 55 का ही होगा, क्योंकि ये इसके संगत है, ये इसके संगत होगा, और ये तीसरा जो कोण है, और ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के समान कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, समलंब है ए बी सी डी, समलंब कहते हैं, यानी एक ऐसा त्रिभुज, ये वाला इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये सॉरी चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज है, समलंब कहलाएगा, यानी समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपेजियम बोलते हैं इसे। देखिए, तो ये समलंब की आकृति है, समलंब इस तरीके से ऐसे, और फिर ये लाइन बड़ी होगी और ऐसे, ये समलंब कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ये भुजा इसके समांतर है, तो समांतर के लिए मैं ये चिन्ह इसके ऐसे लगा दिया। ठीक है, समांतर है, ठीक है, जिसमें, और विकर्ण है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये क्या विकर्ण है, और ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ओ पर काट रहे हैं दोनों। ठीक है, फिर है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता जो कसौटी होती है उनका प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी है। यानी सबसे पहले आपको दो त्रिभुज समरूप दिखाने होंगे, तो हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें, एक ये वाला ऊपर वाला ए बी ओ, और ये डी ओ सी। तुम कहोगे सर त्रिभुज तो हमारे पास काफ़ी बन रहे हैं, त्रिभुज तो ये भी बन रहे हैं, ये क्यों नहीं लिए, हमने ये इसलिए नहीं लिए क्योंकि इन दोनों को हम समरूप करना बहुत ही आसान रहेगा, और हमको यही लाना है। देखिए ए ओ, अब कैसे पता चले, यही लेंगे, इसलिए लेंगे, देखो ओ ए, तो हम पहले एक भुजा ये ले ली, ठीक है, एक भुजा ये, और दूसरी भुजा ओ सी, दूसरे त्रिभुज की ओ सी भुजा ये होगी दूसरे की। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या, ओ बी इस वाले त्रिभुज की ऊपर वाले की, अपॉन में क्या है ओ डी, और ये भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, तो इन दोनों भुजाओं से तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों भुजाओं से ये वाला बन रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पता कर लिया, ये त्रिभुज हमें कौन से दिखाने हैं, ये समरूप दिखाने हैं। लेकिन समरूप कैसे दिखा पाएंगे वो देखो, तो हम जानते हैं, देखो ये दोनों भुजा समांतर है, अब ये क्या है, विकर्ण है, एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं ये दोनों, तो ये समांतर रेखा कोई ऐसी हो और इसको जेड ऐसी शेप बने, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली समांतर रेखा है और इसको ये वाली तिर्यक रेखा कह सकते हैं, विकर्ण काट रहा है, तो ये कोण इसके बराबर है। तो ये कोण, दो कोण बराबर आ गए, लेकिन दो से काम नहीं चलेगा, तीसरा कोण ही बराबर हो, या फिर ये भुजा बराबर होती, तो ये तीसरा कोण बराबर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ये वाला कोण इसके बराबर ऑटोमेटिक ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल समरूपता प्रॉपर्टी या नियम से। अगर ये भुजा कहीं बराबर हो जाती तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते, सर्वांग समता वाली, साइड एंगल साइड वाली, सॉरी ये वाली नहीं, एंगल साइड वाली, यानी दो कोणों के बीच में एक भुजा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, तो सिद्ध करना तो हमने डाली, उपपत्ति डाल लीजिए, उपपत्ति थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, उपपत्ति प्रूफ।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया था उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से करें, देखिए त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी में इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे तो देखिए ये वाला कोण, कोण ए बराबर होगा, कोण ए को हम क्या सकते हैं, कोण 1 मान लिया ये, और ये 2 मान लिया, ठीक है। ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से हमने कोण मान लीजिए। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। रीजन क्या रहा, कोण 1 और कोण 2 बराबर क्या रहे, रीजन में लिखेंगे हम, यानी कि ये वाला, ये दोनों समांतर हैं, समांतर रेखा, और ये तिर्यक है, तो दोनों के लिए रीजन यही लिख देंगे। ऐसी कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। हालांकि ये रेखा देखिए ये पूरा विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, ठीक है। तो रीजन दोनों का लिख दीजिए, ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है डी सी की, ये दिया है, ठीक है। आप दिया भी लिख सकते थे, और तथा ए सी तथा बी डी तिर्यक भी का भी काम कर रहा है, विकर्ण है, और एक तिर्यक भी है, ठीक है। तथा ए सी या फिर कॉमा लाई ए सी कॉमा बी डी विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। तो इन विकर्णों का काम क्या रहा, इन विकर्णों का काम ये रहा, इन दोनों को ये कोण, ये एकांतर अंतः कोण कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते थे एकांतर अंतः कोण, ठीक है। रीजन में क्या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण, ये इसके बराबर है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ये भी समांतर है डीसी को और ये विकर्ण है, तो यहाँ पर लिख दें एकांतर अंतः कोण। रीजन में यही बात सही है सबसे, ठीक है। चलिए अब 2 कोण बराबर है, अब तीसरा कोण देखिए, कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 5 = कोण 6। इसका रीजन क्या आया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो तीनों कोण मिल जाते हैं हमें, तो अतः हम कह सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला ऊपर पहले ले रहा है, तो पहले ये वाला, फिर ये वाला तो ये वाला, हमें ऐसे लेना है, क्रम से ही लेना है। यानी पहले ये लिखा है तो फिर ये वाला लिखा है, पहले इसमें देखा है, फिर इसमें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं आगे पीछे कौन सा भी कर दो, कौन सा भी नहीं कर पाएंगे। अतः यहाँ से कह सकते दोनों त्रिभुज हमने लिए थे, वो वाले त्रिभुज, यानी त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ डी सी के। रीजन क्या हो जाए, क्या कारण है इस वजह से, तो एंगल समरूपता से, यानी तीनों कोण बराबर हैं समरूपता से। अगर तीनों कोण बराबर हैं उससे क्या है, तो उससे यह है कि इनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। अतः भुजा कैसी होंगी, आनुपातिक होंगी। अगर भुजाएं आनुपातिक हैं तो ये भुजा अनुपात तो आप यही सिद्ध करना, तो वो लिख लीजिए, यानी कि अगर ये कैसे समरूप है तो इनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी, मतलब ओ ए के अपॉन में क्या होगी, ओ ए के अपॉन में होगी ओ सी होगी, ठीक है। यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी होगी, और इक्वल टू ऐसे ही ओ बी के अपॉन में क्या होगी, ओ डी होगी, ओ बी के अपॉन में होगी ओ डी, ठीक है। रीजन क्या, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी समरूप त्रिभुजों की कह सकते हैं, त्रिभुज की संगत भुजाएं। और यहाँ पर रीजन देखिए एकांतर अंतःकोण से ये कोण बराबर हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखा हैं और इनको तिर्यक रेखा काटती है, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, ये रीजन था। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, विपरीत कोण है, ठीक है। तो इस वजह से अतः हमें यही तो प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। कितना सरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जरूरी नहीं है
कि तीनों ही कोण ढूंढे। ये हमारे पास दो कोण मिल जाते हैं तो जरूरी नहीं कि तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाते, हमारे पास ये भी तो प्रॉपर्टी एंगल एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये हमने पार्ट 1 बनाया, अब इसके बाद पार्ट 2 बनाया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी का।